हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कृतिका का चैप्टर 5 जो है मैं क्यों लिखता हूँ, और इसके राइटर है अज्ञे। अज्ञे जी ने जो ये चैप्टर लिखा है ये एक निबंध है, और हिंदी भाषा में एक समय पे ये चर्चा हुई कि लेखक क्यों लिखता है, उसके लिखने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, किसके लिए लिखता है, किस वजह से लिखता है। तो अज्ञे जी ने अपने इस छोटे से निबंध में यही बताया है कि वो क्यों लिखते हैं या एक रचनाकार क्यों लिखता है। तो उन्होंने ये बताया कि रचनाकार अपनी भीतर की विवशता के कारण लिखता है। मतलब जब उसे कोई, पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके कोई अनुभव हो तभी वो लिखे। उन्होंने बताया कि अनुभव के साथ साथ उसकी अनुभूति होना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि अनुभव क्या है और अनुभूति क्या है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति हो, पर जब तक हमें अनुभूति नहीं होती तब तक हमारी रचना कलात्मक रूप में परिवर्तित नहीं होती। मतलब एक क्रिएटिव रचना का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। और इस बात को उन्होंने अपनी हिरोशिमा नामक कविता के साथ स्पष्ट भी किया है, उसका उदाहरण देते हुए स्पष्ट भी किया है। तो अनुभव और अनुभूति का जो प्रश्न है वो इस चैप्टर में बड़े अच्छे से क्लियर होता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि अज्ञे जी क्यों लिखते थे। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। आंतरिक जीवन लेखक का मतलब लेखक का अपना जीवन, उसका अपना मन। तो उसके मन का जो सारा सार है उन सबको कुछ वाक्यों में बांध देना आसान भी नहीं है, संभव भी नहीं है। वाकई में इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो अब अज्ञे जी कहते हैं कि एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है कि जब मैं लिखता हूँ तभी मैं खुद भी जान पाता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर विवशता को पहचानता है। अभ्यंतर मतलब अंदर की विवशता जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मतलब अज्ञे जी यहाँ पे बता रहे हैं कि लेखक, जब भी कोई लेखक लिखता है तो वो क्यों लिखता है, उसके अंदर की विवशता उसको लिखने के लिए मजबूर करती है। और जब तक वो उसको नहीं लिखता तब तक उसका मन भारी रहता है, उसको लगता रहता है कि ये जो मेरे अंदर है मुझे ये लिखना है। और जब वो उसको लिख देता है तो लिख कर ही वह उससे मुक्त हो पाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने, तटस्थ मतलब किनारे होकर, मतलब एक किनारे होकर एक शांत भावना में बैठकर उसको देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। अब अज्ञे जी ने देखिए यहाँ पे 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात कह दी है। वो कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि सभी कृतिकार इसलिए ही लिखते हैं। किस लिए लिखते हैं? कि अपने मन की विवशता के कारण, अपने अंदर की विवशता के कारण उसको बाहर निकाल कर ही वो उससे मुक्त हो पाते हैं। पर अज्ञे जी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। कृतिकार से मतलब है कि एक ऐसी रचना करने वाला जिसकी रचना उत्कृष्ट हो, अपने समय में अपनी भाषा में एक उत्कृष्ट रचना हो, वो कृति कहलाती है। और वो साथ में ये कह रहे हैं कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। मतलब सब लेखकों की जो रचनाएं होती हैं वो कृति नहीं होती, और ना ही उनका सब लेखन ही कृति होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई लेखक लिख रहा है तो उसकी सारी रचनाएं ही उत्कृष्ट लेवल की होती हैं, सारी रचनाएं ही बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी अच्छे लेखक का सारा लेखन ही कृति होता है। तो जब कृति की रचना होती है, वो कृति की रचना कहाँ से होती है? अपने मन के अंदर से, उसकी विवशता से। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है। बाहर की विवशता जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तगाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। अब वो लेखक यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जब किसी लेखक को कुछ ख्याति मिल जाती है, मतलब वो कुछ
उसको कुछ प्रसिद्धि मिल जाती है, कुछ फेमस हो जाता है वो, तो कुछ बाहर की व्यवस्था के कारण भी उसे लिखना पड़ता है। बाहर की व्यवस्था मतलब जैसे संपादक जो उसकी बुक, जो उसके कृति के, जो उसके लेखक के की जो रचनाओं के संपादक हैं उनके कहने पर, प्रकाशक के कहने पर, या कई बार आर्थिक आवश्यकता के कारण, पैसों की आवश्यकता के कारण। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। एक लेखक को, एक कृतिकार को हमेशा ये चीज़ पता होती है कि उसकी कौन सी कृति उसके भीतर के, उसके अंदर की प्रेरणा का फल है, उसके अंदर की प्रेरणा ने उसको लिखने के लिए कहा तो वो एक उत्कृष्ट कृति निकलेगी, और कौन सा उसका जो लेखन है वो बाहरी दबाव के कारण लिखा गया है। एक कृतिकार को ईमानदारी के साथ ये बात पता होती है। दूसरी यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष की निमित्त बन जाता है। निमित्त मतलब कारण, और उन्मेष मतलब प्रकाश। तो लेखक को के साथ ये भी होता है कि जो उसका बाहर का दबाव है, जो बाहर के लोग उसे लिखने के लिए कह रहे हैं, वो उसके लिखने का, जो उसके अंदर का प्रकाश है उसका कारण बन जाता है, कि अंदर की जो प्रेरणा है वो उसको फिर लिखने के लिए कहती है। मतलब यहाँ पे लेखक ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बाहर का दबाव हमेशा वास्तविक हो। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर आपसे किसी ने लिखने के लिए कहा हो और फिर आपको खुद भी उस चीज़ को लिखने की प्रेरणा आ गई हो, तो वो प्रेरणा फिर भीतरी हो जाती है, और भीतरी प्रेरणा से के फलस्वरूप लिखी हुई जो रचना होती है वो कृति बन जाती है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्म अनुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। अब जैसे पहले उन्होंने बताया, पिछली लाइंस में हमने पढ़ा है कि राइटर ने कहा है कि जो हमें ज़रूरी नहीं है कि बाहर की जो प्रभाव है वो हमेशा वास्तविक हो। कई बार वो जो बाहरी दबाव है वही हमें हमारी भीतरी प्रेरणा भी बन जाती है। तो यही बात ही राइटर यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि किसी कृतिकार के लिए उसका स्वभाव और आत्म अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अपने में अनुशासन की, हाँ मुझे लिखना है, और उसका स्वभाव। पर कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं, कुछ कृतिकार ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही आलसी जीव होते हैं। जब तक उन्हें बाहरी दबाव ना पड़े लिखने के लिए, वो लिख ही नहीं पाते। तो और जब उस बाहरी दबाव के सहारे ही उनकी भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है, मतलब वो लिख पाते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है, यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बजे। बिछोना मतलब बिस्तर पर। आप में से कुछ लोग भी ऐसा करते होंगे कि सुबह में नींद तो खुल गई पर उठ नहीं रहे, वेट कर रहे हैं कि जब अलार्म बजेगा घड़ी का तभी उठेंगे। अगर हमने 6:30 का अलार्म लगाया है तो 6:30 का अलार्म अभी नहीं बजा, तब जब अलार्म बजेगा तभी उठेंगे। इस प्रकार वास्तव में कृतिक बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मतलब यहाँ पे ये है कि कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं है, वह उसको एक सिर्फ सहायक यंत्र है। मतलब बाहर से किसी ने प्रेशर डाला कि भाई तुम लिखो, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें इस टॉपिक में लिखना चाहिए, तो उसको लगा कि हाँ चलो अब मुझे लिखना चाहिए, तो ये जो बाहरी दबाव है वो उसके लिए एक सहायक यंत्र की तरह काम करता है। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं आती। अब आगे जी अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि मुझे इस बाहरी दबाव की, बाहरी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर उसके होने से कभी मुझे बाधा भी नहीं फील होती है। क्यों? जैसे उठने वाली तुलना को अगर बनाए रखूँ, मतलब जो अभी उन्होंने उठने वाली, सुबह उठने वाली बात कही है, तो अगर उस वाली तुलना को बताते हुए वो कह रहे हैं कि सवेरे उठ जाता हूँ अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। मतलब सवेरे वो अपने आप उठ जाते हैं, पर अगर कभी अलार्म बजने पे भी वो उठते हैं तो उससे भी उनको कोई हानि नहीं लगती है कि आज अलार्म बजने पे उठा तो कोई दिक्कत नहीं है।
यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। अब मेन चीज़ आती है कि जो शुरू से चैप्टर की शुरू से बात हो रही है भीतर की व्यवस्था, भीतर की व्यवस्था, वो तभी हम लिख पाते हैं। तो ये भीतर की व्यवस्था है क्या चीज़, क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि वो होती क्या है, ये चीज़ बताना ज़्यादा कठिन है इसके कंपैरिजन में कि वो क्या नहीं होती, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। क्या एक उदाहरण से वो यहाँ पे अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अपनी एक कविता की चर्चा करूँ जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब अज्ञे जी ने एक कविता लिखी थी हिरोशिमा। हिरोशिमा आपको पता होगा जापान का एक शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पे परमाणु बम से हमला हुआ था। तो उसी हमले को उन्होंने अपनी एक कविता में प्रस्तुत किया है और उसी कविता का उदाहरण देते हुए वो इस बात को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अंदर की व्यवस्था क्या होती है, भीतर की व्यवस्था क्या होती है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अज्ञे जी जो थे वो एक साइंस के स्टूडेंट थे और हालांकि हिंदी के एक बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार भी रहे हैं। तो अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे। रेडियम धर्मी मतलब रेडियम आपने पढ़ा होगा, जो वो तत्व जिनमें रेडियम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। इन्होंने साइंस में बीएससी की थी, तो ये बता रहे हैं कि मैंने शुरू से साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें पता थी कि रेडियम क्या होता है, रेडियम धर्मी तत्व क्या होते हैं, अणु का भेदन कैसे होता है, रेडियम धर्मिता क्या होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, इन सब का उन्होंने पुस्तक में पढ़ा था। फिर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। परवर्ती प्रभाव मतलब परमाणु बम गिरने के बाद जो उसके बाद के जो प्रभाव हुए, जैसे हमने देखा कि परमाणु बम गिरने के बाद भी आगे आने वाले सालों में वहाँ पे जो बच्चे हुए वो भी विकलांग हुए, जो लोग उस समय सरवाइव कर गए, जीवित रह गए, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहा, तो परवर्ती प्रभाव के बारे में भी वो पढ़ते रहे। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। विज्ञान का वास्तव में ये एक दुरुपयोगी था, परमाणु बम बनाना और उसको किसी शहर पे यूज़ करना, किसी शहर पे गिराना। तो उनकी बुद्धि ने इसका विद्रोह तो किया। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। अब देखिए यहाँ पे बौद्धिक पकड़ को हम पहले समझते हैं। बौद्धिक पकड़ का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान है और हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये कैसे होती है। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट है तो उसको ये चीज़ पता है कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, रेडियम धर्मी तत्व क्या होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं, परमाणु बम के क्या नुकसान होते हैं। तो ये एक साइंस के स्टूडेंट को पता होता है। तो ये हुई हमारी बौद्धिक पकड़। अनुभूति का स्तर क्या होता है, अनुभूति मतलब किसी चीज़ को अपने मन से, अपने अंदर से, हृदय से फील करना कि अगर ये चीज़ ऐसी हुई होती, मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा होता, तो मेरे अंदर की कुछ फीलिंग अलग ही होती है। जैसे आप एक न्यूज़ को देखें टीवी में, ठीक, तो न्यूज़ कितने भी बड़ी हो शायद आप उसके लिए उतने ज़्यादा संवेदनशील नहीं फील करते हैं। एक वही चीज़ अगर आपके पड़ोस में घटित हो जाए या आपके परिवार में घटित हो जाए, चाहे वो न्यूज़ पहली वाली न्यूज़ से छोटी हो, पहली वाली घटना से एक छोटी घटना रही हो, पर फिर भी आपके जो मन के विचार होते हैं, आपके जो मन की अनुभूति होती है, आपकी जो संवेदनशीलता होती है, वो उस चीज़ को लेके अलग ही होती है। तो वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति जो देखा वहाँ पे, उसमें बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने अपने लेख में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। मतलब हम जो अपने थ्योरेटिकली हम जो समझ पा रहे हैं वो हमारी जो अनुभूति है उससे कहीं पीछे छूट जाता है और उसकी जो तर्क संगति होती है वो भी अलग होती है।
इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। उन्होंने कुछ लेख लिखे इस विषय में, पर कविता वो कभी नहीं लिख पाए इस बारे में। युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सकता था। अपना एक और एक्सपीरियंस वो यहाँ पे बता रहे हैं कि युद्ध काल में जो भारत की पूर्वी सीमा है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो वहाँ के सैनिक कुछ मछलियाँ खाने के लिए वहाँ पे बम फेंक कर हजारों मछलियाँ मार देते थे, जबकि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती थी वो तो थोड़ी सी की होती थी, हजारों मछलियाँ थोड़ी ना वो खाएंगे। तो उनको बड़ा ख़राब लगता था कि जीव का अपव्यय हो रहा है, आप किसी जानवर को जितनी आपकी आवश्यकता उससे भी ज़्यादा आप उसको मार रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि वो जो मैंने अनुभव किया, उस अनुभव के साथ ही मैं अणुबम के द्वारा जो जीव का नाश हुआ उसका अनुभव तो कर ही सकता था। अब इसी बीच में उनको जापान जाने का अवसर मिला। तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। जब हिरोशिमा में ये बम से हमला हुआ, जितने लोग वहाँ पे आहत हुए उन सबको एक अस्पताल में रखा गया हिरोशिमा के। तो अगे जी वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि जो लोग इस बम से आहत हुए हैं वो लोग कितने वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए। अब वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने इस बारे में पढ़ा, न्यूज़ में देखा, उसके बाद जो उसके परिवर्ती परिणाम आए कुछ सालों में वो भी उन्होंने पढ़े। पर वो क्या हुआ, वो हमारी हुई बौद्धिक पकड़, हमारी बौद्धिक समझ। अब जब वो हिरोशिमा गए, जापान गए, उन्होंने जाके वहाँ अस्पताल में लोगों को देखा जो वर्षों से कष्ट में थे, तो उनको उस चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐसा अनुभव जो आपने खुद फील किया हो, अपनी आंखों से देखा हो, पर उस चीज़ की अनुभूति नहीं हुई। मतलब उसके लिए जो एक संवेदनाएं हैं वो नहीं जागी कि जब यहाँ पे परमाणु बम गिरा होगा तो कैसा एक सिनेरियो रहा होगा, वो उस चीज़ को अनुभव नहीं हुआ उनको। और जब तक अनुभव से अनुभूति नहीं आती तब तक कम से कम एक कृतिकार के लिए तो रचना का निर्माण करना संभव नहीं है। तो अनुभव है पर अनुभूति नहीं है, तो ये इनफ नहीं है किसी कृति की रचना के लिए। अगर अनुभव है और अनुभव से अनुभूति भी है, हमें प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया किसी चीज़ का और उससे हमें संवेदनाएं भी मिली, तो फिर कोई भी लेखक एक कृति की रचना कर सकता है। अनुभव तो घटित का होता है, मतलब जो हो चुका है उसका तो अनुभव होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। कोई चीज़ घटित हो गई है, उसका अनुभव हो जाएगा आपको, लाजमी है, बड़ा ही सरल है। पर अनुभूति कब होगी, जब आपके अंदर संवेदना भी होगी और कल्पना भी होगी और आप उस चीज़ को सोच पाएंगे कि अच्छा ये चीज़ जो मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित भी नहीं हुई है, मैं बाद में उसको देख रहा हूँ, या उससे जो लोग कष्ट पा रहे हैं उनको देख रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, पर उस टाइम पे जब ये चीज़ हुई होगी तो ऐसा हुआ होगा, लोगों को इतना दर्द हुआ होगा, ये चीज़ उनके साथ हुई होगी, तब वो जाके अनुभूति में परिवर्तित होती है। जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। जो आपके सामने घटित नहीं हुआ, पर आप अपनी संवेदना के सहारे उसको अंदर से फील कर पा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी आत्मा में आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी अनुभूति है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब वो हिरोशिमा गए, अस्पताल में गए, लोगों से मिले, तो उनको सिर्फ अनुभव हुआ, अनुभूति नहीं हुई। इसलिए उन्होंने तब तक भी हिरोशिमा नामक कविता नहीं लिखी थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा,
क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। सब कुछ अपने सामने देखा पर नहीं लिखा क्योंकि अनुभूति नहीं हुई। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा, क्या देखा ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ नीचे, कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। देखिए ये दिखा रखा है नीचे, एक जला हुआ पत्थर है और इस पर एक लंबी उजली छाया है, एक मनुष्य की छाया है। विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होंगी। रुद्र हो गई होंगी मतलब उसमें आर पार हो गई होंगी, उसके शरीर को भेद दिया होगा। जो आसपास से आगे बढ़ गई उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो इस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। देखिए इस के साथ इसको समझ लेते हैं, इस चित्र के साथ पहले। लेखक ने इस पत्थर को देखा और एक जला हुआ पत्थर था और उस पर एक उजली छाया थी, तो उन्होंने इसे देखकर अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई खड़ा होगा परमाणु बम के हमले के समय, और जो रेडियोधर्मी पदार्थ की जो किरणें थी वो इसके शरीर को भेदती हुई इस पत्थर पर लगी होंगी। जो इसके आसपास की किरणें थी उन्होंने इस पत्थर को जला दिया होगा, जिसके फलस्वरूप ये पत्थर काला हो गया। और जो किरणें इसके शरीर को भेदती हुई निकली उन किरणों की वजह से इसका एक चित्र यहाँ पर एकत्रित हो गया, एक चित्र यहाँ पर बन गया। अब उन्होंने ये चीज़ अनुभव उनको पहले से था, अब उनको ये चीज़ अनुभूति हो गई सामने देख के। एक छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा मतलब अचानक एक जलते हुए सूर्य सा उगा और डूब गया। अब उस पत्थर को, उस छाया चित्र को देख के उनको लगा कि जैसे ये चीज़ उन्होंने खुद अपने सामने अपनी आंखों से देखी। उनकी संवेदनाएं जाग गई उस शरीर को देखकर, उस छाया को देखकर जो उस पत्थर पर लगी हुई थी। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। भोक्ता मतलब उसको भोगने वाला। उस चीज़ को उन्होंने उतने अच्छे से अनुभव किया, तो उनकी संवेदनाएं ऐसी जागी कि उनको लगा कि जैसे वो स्वयं ही उन्होंने हिरोशिमा के विस्फोट को खुद भोगा हो। अब देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, देखा हो और भोगा हो। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि उन्होंने देखा हो, क्योंकि अगर देखा हो तो वहाँ पे सिर्फ अनुभव है। अगर किसी व्यक्ति ने को ऐसा लगे कि मैंने इस चीज़ को जैसे खुद ही भोगा है, तो वो चीज़ लगेगी अनुभूति। इसी में से यह विवशता जागी। अब हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि कोई लेखक कब लिख पाता है, जब उसके अंदर की विवशता उसे लिखने के लिए मजबूर करती है। और विवशता कहाँ से आती है? अनुभव से, और अनुभव आता है अनुभूति से। मतलब अगर आपके अंदर विवशता है, विवशता के साथ अनुभव है किसी चीज़ का, और अनुभव के साथ अनुभूति भी है, तभी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे, वो कृति बन पाएगी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। आकुलता मतलब लिखने की चाह। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जब मनुष्य के अंदर बहुत सारी संवेदनाएं होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। तो उस स्थिति में भी लिख पाना संभव नहीं है। लिख आप कब पाएंगे? जब आप धीरे धीरे उस संवेदना से अलग हो पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। तो फिर उन्होंने हिरोशिमा में कविता लिखी। कहाँ? जापान में नहीं लिखी उन्होंने कविता, भारत लौटकर, रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि लेखक बता रहे हैं आपको कि किसी रचना को लिखने के लिए, किसी कृति को लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस वातावरण में बैठकर ही उसको लिखें। जब आपको उसका अनुभव हो गया और अनुभव के साथ आपको अनुभूति भी हो गई, तो आपके लिए फिर कोई भी स्थान उपयुक्त है। आप कहीं भी बैठ के उसको लिख सकते हैं। जैसे लेखक ने हिरोशिमा कविता अपनी लिखी, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट का वह सच है, क्योंकि वह
अनुभूति प्रसूत है, यही मेरे निकट महत्व की बात है। अब लेखक कह रहे हैं कि वो कविता अच्छी है या बुरी, ये मेरे लिए मतलब की बात नहीं है, ये तो पढ़ने वाले जो पाठक हैं वही डिसाइड करेंगे कि वो अच्छी है या नहीं। पर वो मेरे निकट का सच है, जो मैंने अपने अंदर फील किया है वह सत्य है। और क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, मतलब वह अनुभूति से जन्मा है, और यही मेरे लिए महत्व की बात है। तो इस छोटे से निबंध के सारे अज्ञे जी ने ये बताया कि वो क्यों लिखते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ ही हमारी ये बुक भी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मैं आप लोगों से हर बार यही कहती हूँ, इस बार भी ये सेम चीज़ बोलूँगी कि प्रश्नों का अभ्यास करिए, और अगर किसी प्रश्नों के अभ्यास में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या किस प्रश्न के आंसर में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर इस चैप्टर में कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट रह गया है, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हमारी यहाँ पे कृतिका बुक ख़त्म हो गई है, तो हम आगे शुरू करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे इन्होंने हिरोशिमा जो उनकी कविता है वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रखी है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपके नॉलेज के लिए ये दे रखी है, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। चलिए एक बार साथ में भी पढ़ लेते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गयो दसों दिशा में। कुछ क्षण कहाँ वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूर्य मानव को भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो जो ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था अपनी कविता का, ये वही कविता है, और इसमें हमने वही उनका अनुभव महसूस किया जो उन्होंने अपने पाठ में बताया है कि कैसे उनको उस अनुभव से अनुभूति हुई। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।